वेलकम फ्रेंड्स। ये पहला वीडियो है जिसमें आपको मैं बात करूंगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स के बारे में। रियल एस्टेट क्या होता है, कितने टाइप के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या है, उसके पोटेंशियल रिस्क या फिर ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, और देन गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। सो मैं अपना माइंड मैप शेयर करता हूँ। यस। सो रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट, रियल, रियल मीन्स लैंड। लैंड के ऊपर डेवलप जो भी प्रोजेक्ट होगा, लैंड से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें होंगी, नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, वो सब हमारे रियल एस्टेट के अंदर आते हैं। इसमें हमारा फैक्ट्रीज हो सकती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सो टाइप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं वो सब बात करते हैं हम। सो नंबर वन आता है रियल एस्टेट रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल जैसा कि नाम से पता है चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए यूज होता है, इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती हैं। देन दूसरा हमारा जो आता है वो होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में एक इंडिविजुअल शॉप से स्टार्ट करके हमारा ऑफिस स्पेस, बड़े बड़े ऑफिसेस, देन बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शोरूम्स, देन फैक्ट्रीज, वो सब कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आता है। देन आता है लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर प्लॉट ओपन लैंड, वो सब आता है कैसे? एग्रीकल्चर लैंड को जब हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं, एनए अप्रूव कराते हैं, देन उसमें डेवलपमेंट करके एज ए प्लॉट सेल करते हैं, ओपन लैंड सेल करते हैं, देन होता आता है लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आता है। देन होता है रीट्स, रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड काम करता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके देन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। सेम वे में रीट्स काम करता है। इसमें भी फंड मैनेजर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करेगा और वो रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। रीट्स क्या होता है? रीट्स वो प्रॉपर्टी कंपनीज हैं जो कि या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं या फिर रियल एस्टेट में फाइनेंस करती हैं, जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाली प्रॉपर्टीज को, या फिर रियल एस्टेट को मैनेज करती हैं। इंडिया में 3 रियल एस्टेट रीट्स इन्वेस्ट लिस्टेड है। उन 3 में से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट अपने डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डीमेट अकाउंट ओपन करके आप लिंक के थ्रू ओपन करेंगे और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीट्स उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास आज की डेट में डाउन पेमेंट देने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट पैसा नहीं है, तो वो छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रीट्स में। लाइक एक शेयर भी खरीद सकते हैं आप, जो कि आज की डेट में इंडिया में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिलो 400 रुपीज़ है। तीनों में से किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदने जाएंगे तो धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे और फ्यूचर में जब आपके पास पैसा होगा देन आप डायरेक्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। कमिंग टू नेक्स्ट, बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल रिस्क। सो बेनिफिट्स के अंदर हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऐसा बोला जाता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ। तो जब बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो उसके बेनिफिट्स भी डेफिनेटली बेस्ट होंगे। तो सबसे पहले होता है अप्रिसिएशन वैल्यू। अप्रिसिएशन वैल्यू क्या होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बहुत कम ऐसा देखा गया है कि डेप्रिसिएट होती है, एप्रिसिएशन होता ही है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एरिया में गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, दैट इज सर्कल रेट। हर किसी एरिया का सर्कल रेट एवरी ईयर रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा और उसको वो इंक्रीज भी करते हैं। सो जब गवर्नमेंट का जो सर्कल रेट है जो डिसाइडेड किया गया है, मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा रहती है। तो जैसे जैसे सर्कल रेट इंक्रीज होता है मार्केट रेट भी बढ़ता जाता है। तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट जो भी किया हुआ है वो एप्रिसिएशन होने वाला है आपकी वैल्यू में। देन नेक्स्ट बेनिफिट जो आता है वो कैश फ्लो के रूप में आता है या फिर रेंटल यील्ड के रूप में। जब आप ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से आपको रेंट यील्ड मिलने वाली है तो डेफिनेटली एक कैश फ्लो आता है आपके पास, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आता है। एज ए पैसिव इनकम आप जनरेट करते हैं उसको, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। देन होता है टैक्स एडवांटेज। अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अप टू 3.5 लाख नॉन टैक्सेबल इनकम का बेनिफिट मिल जाता है। 80C के अंदर 1.5 लाख का एंड 2 लाख का अंडर सेक्शन 24।
तो उसको यूज करके आप, अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो डेफिनेटली आप 1 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स आपका एवरी ईयर सेव कर पाएंगे। सबसे जबरदस्त बेनिफिट जो है हम उसकी तरफ बात करते हैं वो है लेवरेजिंग। लेवरेजिंग क्या होता है? लेवरेजिंग एक ऐसा टाइप है, या फिर बोले लेवरेजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप दूसरे किसी और का अमाउंट या फिर कैपिटल यूज करके अपनी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और उसको मैक्सिमाइज कर पाते हैं। इसको ऐसे समझें, हमने बैंक से लोन लेते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ जो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए है। मीन्स 20% मैंने डाउन पेमेंट दिया, तो 40 लाख मैंने बैंक से फाइनेंस कराया। बैंक से फाइनेंस किया 40 लाख रुपीज और प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली, उसको रेंट पे दे दिया। मैं कंसीडर इनिशियली ये कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो मेरे पास रेंटल यील्ड आ रहा है मंथली, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ईएमआई का इंटरेस्ट पोर्शन है उसको ही कवर कर पाएगा। मेरा प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा, मैं प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रहा हूँ। देन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5 to 7 ईयर्स में किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी एरिया में रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में 7 साल बाद डबल हो गया रेट, तो मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टीज को 1 करोड़ रुपए में बेचा। 1 करोड़ रुपीज में बेचा, 40 लाख रुपीज मैंने बैंक को पेमेंट किया, जो भी उसका ड्यू था मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने कंसिडर किया मैंने उसका प्रिंसिपल ज़्यादा भी पे नहीं किया। मेरे पास 60 लाख रुपीज से बचे। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 10 लाख रुपीज। माई फ्रेंड, 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके 7 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स भी समझता हूँ मैं, 10 ईयर्स में अगर 50 लाख रुपीज कोई कमा रहा है तो नॉट ए इजी टास्क। किसी और फील्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक को अप्रोच करेंगे कि मुझे 40 लाख रुपीज का लोन चाहिए क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में या फिर बिटकॉइंस में, बैंक आपको लोन नहीं देने वाला है। इवन गोल्ड जो है सबसे सेफेस्ट माना जाता है, उसमें भी नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेवरेजिंग। अगर आप लेवरेजिंग को सही से यूज करना सीख गए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रोफाइल बना सकते हैं अपना और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बेनिफिट आता है इन्फ्लेशन एज। इन्फ्लेशन एज कैसा? इन्फ्लेशन जो है एवरी ईयर 7 to 8% के रेंज में वेरी कर रहा है और रियल एस्टेट का एवरेज जो है इंक्रीज या अप्रिसिएशन जो है 8% से 10% तक होता है। सो 8 to 10% आपको मिल रहा है जो कि इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर रहा है। देन होता है डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सपोज मैंने 50 लाख रुपीज का एग्जाम्पल लिया था, तो मैं उसी पे कंसिडर करते हुए कि मैंने 50 लाख रुपीज का प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस प्रॉपर्टी को मैंने 25,000 रुपीज पर मंथ पे रेंट पे दे दिया। सो एनुअली मुझे 3 लाख रुपए का रेंट लील आ रहा है। 3 लाख रुपए 50 लाख के अगेंस्ट में 6% होता है। सो दैट इज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 6%। रियल एस्टेट में अगर आप कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 6 to 8% आपको एवरेज मिलता है इंडिया में, और अगर आप रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन 3 to 4% मिलता है। इसमें मुंबई एंड दिल्ली दो एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो चुके हैं कि आपका रेंटल यील्ड बिलो 2% आता है। सो ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। हम बात करते हैं उसके पोटेंशियल रिस्क या डिसएडवांटेजेस की। सो डिसएडवांटेजेस या फिर पोटेंशियल रिस्क जो है, हाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल। हाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल, डेफिनेटली रियल एस्टेट का टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, तो उतना फंड्स अरेंज करने के लिए हर किसी के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो थोड़ा सा टिपिकल होता है सभी को इन्वेस्टमेंट करने रियल एस्टेट में, बट उसके लिए अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करना चालू करेंगे तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ऑप्शन दिया रीट्स का, दूसरा ऑप्शन दिया लेवरेजिंग का, उन दोनों को यूज करके आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करना चालू करें, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो होता है, लिक्विडिटी मीन्स कि मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैं कितने टाइम में मुझे पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास एफडी है, मैंने इजीली उसको डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरे पास विद इन आवर्स अकाउंट में पैसा आ जाता है। बट
अगर रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि हमें बायर सही टाइम पे मिलेगा, सही रेट मिलेंगे, तभी हम कर पाएंगे। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीना, कई बार सालों भी लग जाते हैं लोगों को एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए। सो यहाँ रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को वेल्थ बिल्डिंग के लिए कंसिडर करें, ना कि आप इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास सेपरेट व्हीकल्स होने चाहिए। देन नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो जैसा कि मैंने एग्जांपल में कंसीडर किया था कि 50 लाख रुपीज का मैंने लोन लिया, इन्वेस्टमेंट किया था। 40,000 में मंथली उसके EMI दूंगा, क्योंकि मैंने 40 लाख रुपया लिया है बैंक से। बट मुझे रेंट कितना मिल रहा है? 25,000। तो मेरा मंथली 15,000 नेगेटिव कैश फ्लो है। जो भी मैं रेंट अपना EMI दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा जो बच रहा है रेंटल यील्ड से, अगर वो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है देन इट इज पॉजिटिव कैश फ्लो। नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव कैश फ्लो है, क्योंकि टिकट साइज बड़ा होता है, ज़्यादा हमें लोन लेना पड़ता है, तो इनिशियली तो एटलीस्ट हमारे पास नेगेटिव कैश फ्लो आता है, क्योंकि हम डाउन पेमेंट कम करते हैं। देन आता है टेनेंट एंड वैकेंसी। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जहां हम रेंटल यील्ड जनरेट करने वाले हैं, तो टेनेंट को पहले सर्च करना, अच्छा टेनेंट मिलना, उसकी स्क्रीनिंग करना, उसको मैनेज करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। उसके बाद हो सकता है कि टेनेंट आपके एक्सपेक्टेड टाइम या फिर जो भी आपका एग्रीमेंट टाइम है उससे पहले छोड़ के जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वो सब एक चैलेंज की तरह आता है। और इसको वैकेंसी वैकेंसी रेट क्या होता है? वैकेंसी रेट ऐसा कि सपोज मेरे पास 11 मंथ का मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है किसी टेनेंट के साथ, बट वो 6 महीने में छोड़ के चला जाता है और मेरी प्रॉपर्टी 3 महीने के लिए वैकेंट रहती है। तो दैट इज वैकेंट रेट, कि मेरा 25% वैकेंट रहा। क्योंकि अगर मेरा 12 मंथ का, 1 साल का मैं कंसिडर करूँ, 3 महीने मेरा प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है, तो 25% वैकेंसी रेट हो गया। सो ये चैलेंज रहता है। सो इसको कंसिडर करने के लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और टेनेंट के साथ कोरिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि हम लॉन्ग टर्म में टेनेंट को सस्टेन कर पाए। देन आता है प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि अप्रिसिएशन होता है, प्रॉपर्टी में बेनिफिट होता है, देन डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कैसा होता है? सपोज आपने एक फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया, तो डेफिनेटली जब तक बिल्डिंग नई है, सोसाइटी डेवलप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तब तक आपको उसका प्रॉपर्टी का रेट इंक्रीज करेगा और सिंगल लाइन में। बट एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि बिल्डिंग पुरानी होने लगेगी और नई बिल्डिंग्स जो आएंगी वो नए फीचर्स के साथ आएंगी, नई नई अमेनिटीज के साथ आएंगी। आपकी बिल्डिंग में वो सब नहीं होगा आपकी सोसाइटी में, तो वहां से आपका प्रॉपर्टी की रेट डेप्रिसिएशन होना चालू हो जाएगा। यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर जो क्या करते हैं कि वो पहले से फिक्स करते हैं कि मेरा एग्जिट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी जैसे ही मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया उसका रेट, वहां आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि फिर इजीली आप सेल नहीं कर पाओगे, आपकी प्रॉपर्टी के रेट डेप्रिसिएट होते चले जाएंगे। तो ये इसके पोटेंशियल रिस्क हो गए। आते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है? तो गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है 2016 के अंदर, जो कि है रेरा एक्ट को इंट्रोड्यूस करके। रेरा एक्ट से क्या हुआ? जो भी बिल्डर्स की मनमानी चलती थी, अपनी मर्जी से काम करते थे, वो सब कंट्रोल हो गया है। सो हम बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं रेरा के हमें। तो रेरा का सबसे पहला बेनिफिट है बिल्डर कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा एरिया। पहले क्या होता था, एक ही फ्लैट का, सेम टाइप का फ्लैट, सेम एरिया में डेवलप किया हुआ फ्लैट, एक बिल्डर उसका 1400 स्क्वायर फीट रेट मतलब कारपेट एरिया बोलता है, दूसरा बिल्डर उसका 1500 स्क्वायर फीट बोलता है, बिकॉज दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग था। बट अभी स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है कि गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन फार्मूला फिक्स कर दिया है कि आपका आउटर वॉल्स जो है उसको एक्सक्लूड करके जो भी इंटरनल एरिया है वो सब आपका कारपेट एरिया के अंदर आएगा। इंटरनल वॉल्स को आपको ऐड करना है, आउटर वॉल को एक्सक्लूड करना है। देन होता है ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग। यस, बिल्डर्स बाउंड हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की अपडेट करना, बायर्स के साथ टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना, उसके लिए बिल्डर्स बाउंड है आज की डेट में। देन प्रोजेक्ट डिले आर प्रोहिबिटेड। प्रोजेक्ट डिले अगर होता है किसी रीजन से, तो बिल्डर को या तो इन्फॉर्म करना है उसके साथ में, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है देन उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि उसके पास अमाउंट गया हुआ है वो। देन बिल्डिंग जो है डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी कंसिडर करना है, रेरा के अंदर इतना तक भी दिया हुआ है। देन बिल्डर कैन नॉट यूज योर मनी टू अदर प्रोजेक्ट। पहले क्या होता था कि बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, उसकी बुकिंग चालू कर दी,
और उस प्रोजेक्ट को होल्ड करके दूसरे प्रोजेक्ट में अपना पैसा डाइवर्ट करके वहाँ उसने डेवलपमेंट करना चालू कर दिया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। मतलब मैंने पैसा दिया और उस पैसे से उसने दूसरे को घर बना के दे दिया। बट आज की डेट में ऐसा नहीं कर सकता, बिल्डर को बाउंड है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम से उसका अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उसका 70% जो अमाउंट रहेगा वो उसको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूज करना है। रिमेनिंग 30% वो अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करता है, बिकॉज ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ के और जो भी सैलरीज वगैरह है उसके लिए दिया गया है। सो ये हमारे रेरा आने के बाद ये सब बेनिफिट्स हैं हमें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बात करूंगा आपसे इंडस्ट्री फैक्ट जो है और मार्केट साइज के बारे में। उससे पहले आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या सीखा उसके बारे में मुझे कमेंट में बताइए। मैं पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ूंगा